पहली फाइट प्रो थी और वही इंटरनेशनल फाइट बन गई, एजान वर्सेस इंडिया। तो 2 राउंड मैंने बीजेजे किए वहाँ पे उसके साथ, लेकिन उसने मेरे को नहीं उठने दिया। क्यों? बाद में मुझे पता चला वो रेसलर, तो उसने मेरे को ग्राउंड पे रखा। 2 राउंड वो जीत चुका। मैं अब जा रहा हूँ, अब मैं बस पंचेस चलाऊँगा, मैं मारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं खेलूँगा। एंड ही सेड डू व्हाटएवर यू लाइक। बस गया हूँ मैं, वो शुरू के 1 मिनट में, फिर वो 2 मिनट में वो फाइट खत्म हो गया। हमारे साथ हैं गौरव सर। हेलो गाइस। कैसा लगा सेटअप वगैरह? नहीं, सेटअप बहुत अच्छा है। मेरे को तो लगा पता नहीं किसी उसको हॉलीवुड स्टार को बुलाया हुआ है, तभी मैंने आते ही कहा मैंने ये क्या है भाई, बहुत ज़्यादा था। आप भी सेलिब्रिटी से कम तो, आप उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा हो। तो जिन लोगों को पता है इसके बारे में, गेम के बारे में, बैट लगाता हूँ, अभी इन लोगों में किसी को नहीं मालूम होगा मैं कौन हूँ, क्या नहीं हूँ, नहीं पता। तो लेकिन वो मैट पे जाएंगे तो उनको पता चलेगा, वो रिंग में जाएंगे तो उनको पता चलेगा। तुम लोग तुम्हारा क्या हुआ है, तुम सॉरी मैट पे गए हुए हो पहले, और तो इसलिए तुम्हें मालूम है उस चीज़ की, तुम वो करते हो, ये लोग नहीं गए। तो आपको ये मिक्स मार्शल आर्ट करते हो कितना टाइम हो गया अभी? टोटल अगर वैसे देखूँ कब से शुरू किया था, तो बचपन से ही कर रहा हूँ एक्चुअली। 6-7 क्लास में थे तो हमारे इधर ही, जैसे यहाँ पे हनुमान मंदिर आप किया, हमारे वहाँ भी मंदिर है, तो उसमें अखाड़ा बनाया हुआ था। तो उसमें अखाड़े में मेरे फादर लेके जाते थे हमें, मैं और मेरा बड़ा भाई, हम सबके साथ अखाड़े में करते थे। उसके बाद धीरे धीरे अच्छा लगने लगा वो। फिर मार्शल आर्ट्स, मेरे बड़े भाई जो हैं वो ब्लैक बेल्ट हैं, तो कराटे क्लासेस उनके साथ शुरू की। फिर मैं टीवी पे देखता था ये सब जो प्राइड FC, तो उनका बहुत शौक था वहाँ से। फिर देखा UFC, तो मैंने कहा ये चीज़ तो काम की है तो जाना चाहिए। और फिर हमारा जो नेबरहुड है वो भी काफ़ी टफ किस्म का है, तो हमें वहाँ चॉकलेटी बच्चों की तरह तुम लोग नहीं रह सकते, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तुम्हें टफ रहना पड़ेगा। तुम थोड़ी दूर चलोगे कि हाँ भी किसी से हाई हेलो करके तुम ज़्यादा चल सकते हो, लेकिन वो रॉबर्ट डी नीरो का एक डायलॉग है ना कि जा सकते हो आप ज़्यादा दूर राम राम करके, लेकिन हाथ में जान होगी ना, पावर होगी तुम्हारे में, स्ट्रॉन्ग रहोगे तो वो ज़्यादा दूर तक जा सकते हो। आपको मतलब MMA में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? मतलब बहुत सारी चीज़ें, MMA तो सब कुछ मिक्स हो जाता है, जैसे बॉक्सिंग है, BJJ है, सब कुछ है, तो आपको इन सब में से सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? सबसे ज़्यादा पहले मेरे को स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जब मैंने CFC ज्वाइन किया, क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब ज्वाइन किया, वहाँ पे मुझे टकरा गया जो BJJ का कोच था। BJJ कोच ने जो ग्राउंड पे जाने के बाद जो मुझे सबमिशन लगा है, जो मेरे को कभी इधर से किमूरा, कभी ट्रायंगल चोक, कभी कुछ, तो मेरे लिए पहली बार था। तो क्या बोलते हैं उसको तुम लोग इंग्लिश में ना, रैग डॉलिंग करना ना किसी को, पूरी तरीके से उसने मेरे को, मैंने कहा अगर मैं इस आदमी के साथ अगर स्ट्रीट पे हूँ या कहीं भी हूँ, मैं केज में भी हूँ, अगर मैं इसके साथ गया तो मुझे मारेगा एक तरीके से नीचे गिरा के। तो मेरा बिल्कुल माइंड एकदम चेंज हो गया। फिर मैंने BJJ शुरू कर दिया, मैं स्ट्राइकिंग भूल गया। और आज भी मेरे को रेसलिंग में कोई बोलता है, कोई भी कुछ बोलता है, नहीं मैं BJJ करना है, BJJ सबसे बेस्ट लगता है। आपको BJJ सबसे ज़्यादा पसंद है? सबसे ज़्यादा पसंद है, और इसका फ़ायदा भी होता है। मेरी कितनी भी फाइट्स हुई है, चाहे मैं हारा हूँ या जीता हूँ, मेरे को एक खरोंच नहीं आई है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे भी ग्राउंड पे अपने आप को डिफेंड करना बहुत अच्छे तरीके से। देख सकता हूँ आपको बिल्कुल, कहीं पर आपके फेस भी बिल्कुल एकदम सही चला हुआ है। डेफिनेटली, तो कभी चोट नहीं आई है, अपने आप को अच्छे से डिफेंड कर पाता हूँ। दूसरे लोगों को सबमिशन अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन परफॉर्मेंस मेरे को लगता है BJJ के हिसाब से बहुत अच्छा। MMA में सबसे अच्छी चीज़ BJJ है जिसमें तुम्हें चोट नहीं लग सकती बस। नहीं, BJJ में एक्चुअली में चोट लगती है तो बहुत ज़्यादा लगती है। हाँ, वो फिर वो तुम्हें चोक कर देते हैं, चोक कर देते, लेकिन लॉक कर देता। मेरा एंकल जा सकता है, मेरा नी जा सकता है। कितने लोग हैं जिनकी ACL MCL ये कितनी सर्जरीज हो चुकी हैं, कितने लोग हैं हमारे क्लब में होंगे इतने लोग। तो प्रोफेशनल फाइट की तो ऐसी चली जाती है लाइफ में। तो आपने जब ज्वाइन करा तो जैसे होता है पेरेंट्स ने थोड़ा बहुत की कुछ? बिल्कुल एक फाइट थी जिसमें कुछ मेरे को हल्का सा स्क्रैच इधर आया था, बस हल्का फुल्का। तो मैं पिछले गेट से गया था, मैंने अपनी वाइफ को बोला पिछला गेट खोलो, मैं माँ के सामने नहीं जाऊँगा, तो मैं पिछले गेट से अंदर गया था। तो उनको मैंने 1-2 दिन वो देखने नहीं दिया जब तक वो ठीक ना हो। मामूली सा था बहुत, मेरे पेरेंट्स तो शुरू से मना करते हैं, तो उन्होंने आज भी मना करते हैं मत करो, लेकिन चोरी छुपे जैसे भी करने, सभी के पेरेंट्स मना करते हैं, कोई नहीं चाहता वो हाथ घोड़े कौन तोड़वाना चाहेगा, कौन तोड़वाना चाहेगा। हाँ, तो लेकिन ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है ना, ये फिर दूसरी चीज़ है, एक पैशन है, पर्सनल पैशन आ जाता है, सही करना पड़ता है। फिर आपकी इंस्पिरेशन कौन है सबसे बड़ी, ये गेम के लिए, या आप जिस भी तरह से बता सकते हैं कि इंस्पिरेशन कौन है आपकी, आप अभी भी जो बने हुए हैं इस टाइम में? नहीं, इंस्पिरेशन तो ऐसी कोई भी नहीं है, बस वो है कि मतलब मोटिवेट कौन करता है आपको सबसे ज़्यादा रोज़ उठ के ये जाने के लिए कि हाँ मैं करूँगा, रोज़ उठूँगा? इसके बेनिफिट्स इतने हैं ना, एक तो इसके बेनिफिट्स इतने हैं कि आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आपकी हेल्थ, आपकी फिजिक, आपकी जो सेल्फ डिफेंस है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, कई चीज़ों पे मार्शल आर्ट्स काम करते हैं। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ इसको मैं आइडल बना के वो करूँ। ये अपने आप में मार्शल आर्ट जो है, MMA है या BJJ है, कोई भी आप ले लो, वो अपने आप में काफ़ी मोटिवेटिंग है।
उसके फ़ायदे इतने हैं। तो आप जब सबसे पहले अपनी जो आपकी फाइट हुई थी, जब वो जीते थे, तो पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? पेरेंट्स का रिएक्शन वही था जो मेरा था, मेरा कोई रिएक्शन नहीं होता फाइट के जीतने के बाद भी, हारने के बाद भी, फाइट से पहले भी। तो कोई रिएक्शन नहीं था, हाँ ठीक है जीत गया कोई बात नहीं, अच्छी बात, ऐसी रिएक्शन था। और पहली फाइट थी मेरी, पहली फाइट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। पहली फाइट थी अगेंस्ट समवन फ्रॉम अरब कंट्री, ईरान। तो फाइटर ईरानी था और उसको बोलते थे इसकी चिन जो है बहुत वो नहीं, वो नॉकआउट होता। तो मेरे को भी मन में लग रहा पहली फाइट है, वो पहली फाइट प्रो थी और वही इंटरनेशनल फाइट बन गई, ईरान वर्सेस इंडिया। अब तो मैं वहाँ जाता हूँ, मतलब ठीक है कोई बात नहीं। 2 राउंड मैंने बीजेजे में कॉन्फिडेंस था मुझे, तो 2 राउंड मैंने बीजेजे किए वहाँ पे उसके साथ, लेकिन उसने मेरे को नहीं उठने दिया, क्यों बाद में मुझे पता चला वो रेसलर। तो उसने मेरे को ग्राउंड पे ही रखा, 2 राउंड वो जीत चुका। मेरे कॉर्नर पे थे सिद्धार्थ सिंह जो कि अभी CEO है क्लोज 10 फाइट क्लब के। मैंने बोला, मैंने कहा सेठ मैं जा रहा हूँ और मैं मेरे अभी गूज़बम्स आ गए देखते, मैं अब जा रहा हूँ, अब मैं बस पंचेस चलाऊंगा, अब मैं मारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं खेलूंगा। एंड ही सेड गो डू व्हाटएवर यू लाइक। बस गया हूँ मैं, वो शुरू के 1 मिनट में, फिर वो 2 मिनट में वो फाइट खत्म हो गई और वो नॉकआउट से खत्म हुई। बहुत बढ़िया। शायद आपने वो फोटोज भी डाली है अभी। वो अभी रिसेंटली मैंने डाली है, नहीं वो फोटो दूसरी है, वो दूसरी फाइट की थी, वो पहली फाइट की मैं डालूंगा मे बी। सर आपका आज की जनरेशन के बारे में क्या थिंकिंग, क्या है आज की जनरेशन के बारे में आपकी? आज की जनरेशन जो मुझे पर्सनली जो लगता है वो है कि काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है लोग, बहुत ज़्यादा। स्कूल में कॉलेज में पता नहीं उनको क्या सिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड। अब हमारा एग्जांपल ले, हमारे यहाँ जैसे हम स्कूल में होते थे, कोई नया स्टूडेंट आया और वो बड़ा है, वो तगड़ा है, हाँ। हम पहला क्वेश्चन हमारे फ्रेंड सर्कल में ये होता था, तो इसको पेड़ देगा, तो इसको पेड़ देगा। आजकल क्या होता है, अरे हाँ फ्रेंड क्या हाल है, तो यारी दोस्ती ज़्यादा। सीधा हाँ तो दोस्ती। लेकिन अभी भी जो सीरियस हैं, जो टेक्निकल जो हैं, जो जनरेशन है, वो अभी सीखने का बहुत इनको वो है। खासतौर पे जो MMA में आ रहे हैं अभी, तो सीखते हैं, अच्छे से करते हैं और वो डेडिकेटेड भी हैं बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग करते हैं। तो पहले जो रॉ स्ट्रेंथ, रॉ पावर के ये सोचना किसी के बारे में इसको पीट दूंगा, ये सब वो नहीं है उनमें। टेक्निक के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और अपना गेम वो दिखाना चाहते हैं दुनिया को। पहले लोग मिक्स मार्शल आर्ट इसलिए सीखते थे कि हाँ भाई मैं तो सबको पावरफुल बन जाऊंगा, ये वो। जब इंसान उसमें चला जाता है तो उसको पता ही लग जाता है कि इंसान की जान की कीमत क्या है, कि हमें पता है कि हम वहाँ पर रहते हैं तो एक चीज़ से क्या हो सकता है सामने। हाँ डेफिनेटली, तुम वही तो कोई मार्शल आर्टिस्ट है सपोज, अब एक होता है ब्रेक फॉल, जैसे मैं किसी को टेक डाउन लेता हूँ तो वो गिरता है तो वो अपने आप को संभाल लेता हाँ। है। अगर किसी को नहीं आता हो ब्रेक फॉल और वो गिरता है नीचे, सर लगता है खासतौर पे कंक्रीट पे, तो मैंने इसमें बताया भी था पहले कि मर गया भाई वो बाई चांस, या वो हॉस्पिटल में भी गया, तू तो जेल में गया नहीं, तो क्यों करना है ये सब। और स्टेट फाइट से तो सभी बोलते हैं अवॉइड करना ही चाहिए बिल्कुल ही। और तुम अपने आप को फाइटर समझते हो, तुम इसमें करियर बनाना है, इन चीज़ों से दूर रहो। और स्ट्रीट फाइट में और इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे रूल्स होते हैं, स्ट्रीट फाइट में रूल्स नहीं होते। या तुम उसको जैब मारोगे वो ब्लेड निकाल लेगा, क्या पता वो गन भी निकाल ले, वो डिपेंड करता है पर्सन, तुम्हें आदमी कैसा टकराता है। तो इन चीज़ों को तो अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल ही। तो आजकल की जनरेशन ये उनको जेनजी बने हुए हैं आजकल के लोग, तो बच्चे जो है ना। हाँ तो वही बात आ गई ना, इनको मोटिवेशन ज़्यादा चाहिए। आजकल लोगों को मोटिवेशन चाहिए, पहले मोटिवेशन वगैरह कुछ नहीं होता था, खेलना है ठीक है, इनको मोटिवेशन चाहिए। जो बच्चे गेमिंग में ज़्यादा गए हुए हैं उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? गेमिंग जो मोबाइल में आजकल छोटे छोटे बच्चे जो मतलब घुसे रहते हैं मोबाइल में 24 घंटे, अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। सही बोलूँगा, इसमें मैं अपने बच्चों को नहीं रोक पाता हूँ। तो अब एक टेक्नोलॉजी है, उसका यूज़ करना चाहिए। अब जैसे पहले हमें बोलते थे कि टीवी मत देखो, आँख फूट जाएंगी, ये हो जाएगा, हमारी फूटी कुछ नहीं हुआ, जिसको होना होगा हो गई। फिर बोलते कंप्यूटर आ गया, नहीं ये दिमाग खा जाएगा, ये कर देगा, तुम्हें परेशान कर देगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ किसी। ये फ़ोन आ गया ठीक है, उनके सामने हमारे टाइम पे वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, अभी है तो यूज़ करने दो, पक जाएंगे उससे, फिर उसको अच्छी चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे। और गेमिंग भी आजकल तो बहुत सही चल रहा है, गेमिंग का भी बहुत। अभी मैंने डाला, मेरा भतीजा वो क्या गेमिंग करता है, मैंने ठीक है मैं तेरे वीडियोज़ डालता हूँ। बट उसके चक्कर में कहीं ना कहीं वो अपनी हेल्थ पे ध्यान देना बिल्कुल यार भूल नहीं, चुके हैं। जो मतलब बीजेजे मार्शल आर्ट्स या गेमिंग या इन चीज़ों में मेरा मानना ये है कि जो इंटेलिजेंट होता है ना काफ़ी, इंटेलिजेंट। वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं इन पे। तो जो मैं बता रहा हूँ जिसकी, उसकी डेडलिफ्ट अभी 200 के ऊपर है, मेरा भतीजा। हाँ हालांकि वो है अभी अपनी उसके 20s में, 23-25, लेकिन गेम का शौक है, बचपन से खेलता है। तो नहीं मना करते उसको, खेलना अच्छा है, अच्छी बात है। कभी आपकी कोई स्ट्रीट फाइट हुई है? मेरी स्ट्रीट फाइट हुई है, लेकिन ज़रूरत ज़्यादा पड़ी नहीं मुझे।
ये छोटी मोटी होती रहती थी, बचपन में हर किसी की होती है, स्कूल में भी होती, कोई वैसे भी होती, तो लेकिन ठीक है वो वहीं की वहीं, उसका ज़्यादा इशू नहीं बनता, ठीक है। और दूसरी बात थी कि एक बैकअप होता है तुम्हारे पास कि पहले से लोग ले रहे, मैं जो कर रहा था अपने लिए कर रहा था, लेकिन मेरे भाई भी हैं और मेरे ऊपर 3 है, और तीनों मतलब स्ट्रॉन्ग है, हर किसी कोई जैसे मैंने बताया ब्लैक बेल्ट है कराटे में, तो मेरे सामने ये चीज़ें आई नहीं कभी। तो पहले ही लोग बोलते थे, खास तौर पे मेरे गांव में या इधर उधर सब लोग जानते हैं, तो बोलते नहीं इससे दूर रहो, इससे इसके भाई है, तुम जानता है क्या, ये स्कूल में भी यही होता था कि अरे नहीं रहने दे, इससे दूर रहो यार इससे। तो कभी जरूरत पड़ी नहीं, कभी कभी पड़ी है, तो वो स्ट्रीट फाइट का मतलब जो पहले मार देगा वो हो जाता है, वो जीत जाता है। हाँ जो पहले मार देता। तो एक पंच मारो नॉकआउट हो जाओ, जब पंच मारना भी नहीं आता होगा ना, अगर वो सही से बैठ गया तो नॉकआउट हो जाएगा, उसको जाओ तुम मार के भाग जाओ, खा के सो जाओ। सबसे बेस्ट। हाँ और ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फायदा होता है, अगर तुम नहीं भी लड़ पा रहे हो उससे, तो कम से कम तुम्हें स्टेमिना तो होना चाहिए भागने का वहाँ हाँ बिल्कुल। से। कम से कम भागना तो आना हाँ चाहिए। तुम्हें देखा है, कई लोग ऐसे होते हैं, उनका फिटनेस ऐसी होती है वो कि तुम इतने कॉन्फिडेंट होते हो, अरे यार इसको एक चाटा मारो और उसको 100 मीटर भाग के जाके वहाँ खड़े हो जाओ, वो इतने तुम्हारे पास आगे तुम थक लेगा, फिर एक चाटा मारो, फिर 100 मीटर मारो। तो ये सब चीज़ें, हाँ नहीं फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। लेकिन स्टेट फाइट तो मैंने अभी पहले बोल दिया है मेरे हाँ ख्याल से ना, वो अवॉइड बिल्कुल जितना हो बिल्कुल सके। अवॉइड करनी चाहिए। और फिर नहीं ऐसा ही नहीं है, अब घर पे ये होता था कि खास तौर पे तुम पिट के आ जाओगे किसी से, पिट के आ गया, फिर और बदनाम और बेइज्जती होगी। बदनामी नहीं हो, तुम पीटते हैं फिर पिट के आ गया, और फिर बड़े जो है, और फिर तुम अगर सिर्फ पीट के आ जाओगे तो अच्छा उसका फोड़ दिया तूने ले, फिर मतलब तुम्हें तो पिटाई होनी है तुम्हारे, तो घर पे तो तुम पिटोगे ही, चाहे तुम जीत के आओ, बाहर पीट के आओ, किसी को पिट के आओ खुद। इसके बारे में वो शो का बहुत एक सुना था मैंने, बहुत मस्त वाला। तो क्या बोलता है, वो जाता है एक जगह कि मेरे पास, ओशो बता रहा था कि उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई लेडी आई, कहानी थी एक, उसमें क्या होता है, एक सर्कस का जो मैनेजर था उसके पास एक आदमी आता है, वो बोलता है कि मेरे पास एक कुत्ता है पिल्ला छोटा सा, वो बहुत बढ़िया पियानो बजाता है, मैं भी सुनी हूँ। तो बोलता है अच्छा दिखाओ भाई, ऐसा तो हमने नहीं देखा, सर्कस में तो बहुत काम आएगा, बहुत पैसे मिलेंगे। तो निकालता है, अब वो कहता है कुत्ते को कि पियानो बजा, कुत्ता वो पिल्ला छोटा सा, वो अपने हाथ रख रहा था जैसे तैसे, पियानो बज रहा है, बहुत सही बज रहा है, पब्लिक को लग रहा है ट्रेंड है ये तो, हाँ पिल्ला भी। तो कहता है, ये मैनेजर कहता हाँ भाई इसके तो मुंह मांगी रकम दूंगा, इसके तो मुंह मांगी रकम दूंगा। इतने में पीछे से एक दूसरा कुत्ता आता है, उसको पकड़ता है और ले जाता है। तो देखने लगता है वो आदमी भी और वो मैनेजर भी, कह रहे ये क्या हुआ, कह रहा वो इस कुत्ते का बाप है, तो उसको डॉक्टर बनाना चाहता है। तो ये मेरे को बहुत सही सूट की, मैडम बचपन से उसमें टैलेंट है, वो कर रहा है बचपन से ही सब कुछ, लेकिन तुम्हें उसको बनाना कुछ और, जहाँ तुम्हारी सोसाइटी चल रही है ना जिस हिसाब से, लेकिन वो भी अब जैसे समाज होगा उस हिसाब से रहना भी पड़ता है लोगों को। तो ये हर सब किसी कुछ। के साथ है, जबरदस्ती पढ़ाना। मैं अपने बच्चे को वो लेके जाता हूँ स्कूल, जैसे उसकी मम्मी तो तैयार कर देती है कि नहीं जाना है जाना है, ये ठीक है, पता नहीं उनको काम से फुर्सत मिलेगी या फिर बच्चों को संभालना नहीं पड़ेगा, क्या होता है, वो भेज देते हैं स्कूल। मैं उसको लेके जाता हूँ, बोलता है बेटी इतना नहीं करती, लेकिन बेटा बोलता पापा मन नहीं कर रहा, अच्छा ठीक है बेटा तू जा, तू बैठ, वापस ले जा। जिस चीज में इंटरेस्ट है पहले से, वो जो काम करने का मन है, तैयार हुआ हुआ नींद तेरी पूरी होनी है, तो पूछना पड़ता है ना, बच्चे कई बार सो रहे होते हैं ना कि भाई ठीक है, सोते सोते उठा दिया, नींद पूरी नहीं, लेकिन जब उठ गया तैयार हो गया उसके बाद जाके वो स्कूल के सामने बोल रहा है कि मेरे को नहीं जाना, कुछ तो बात है सर, नहीं जाना, ठीक है नहीं मन करता कई बार, तो हमारे लिए तो क्या होता है यार चलना 2-4 घंटे फिर नॉर्मल हो जाएगा, उसके लिए वो स्कूल में एंटर करना उस टाइम जैसे कोई अनट्रेंड फाइटर केज में एंटर कर रहा हो, बिल्कुल। उसको तो बस वही है, मेरे को नहीं एंटर करना यहाँ पे, और मैं ठीक है नहीं करना, तो जिस दिन जाना होता है उस दिन नहीं करता, उस दिन जाता है आराम से। आजकल वो भी तो है ना, छोटे बच्चों को स्कूल में बुली कर देते, कुछ भी कर देते, वो घर पे आके ना पेरेंट्स अगर ज्यादा वो स्ट्रिक्ट रहते हैं तो उनको बताने से डरते हैं कि पापा क्या बोलेंगे, ये क्या होगा वो क्या होगा। नहीं एक्चुअली दस मेरे को, हाँ चीजें। ये भी है, पर मेरे वाले का तो मेरे को पता बुली वाला सीन उसी का होगा तो उसकी कंप्लेंट्स आती हैं, हाँ तो लेकिन मना किया है उसको, लेकिन अच्छा वो ज़्यादा ये करता क्या है, है, उसके साथ होता है, करता अच्छा करता करता है, और फिर पापा वो है अपने तो से फिर अपने से सीनियर्स को नहीं, मैं उसके टीचर्स भी जानते हैं मेरे को, सब जानते हैं, लेकिन बता देता थोड़ा सा स्कूल में अच्छा नहीं लगता ना, तुम किसी को चोक पकड़ने लगो, कह मैं तो सिखा रहा था उसको, मैं तो क्यों सिखा रहा है उसको चोक, अच्छा वो बीच तेरे में लिए कर ये रहे चीज़ें नॉर्मल है, उस बच्चे के पेरेंट्स देखेंगे तो उसका गला पकड़ रहा है, दबा रहा है, उनके लिए तो होगा कि हमारे बच्चे को मार, अटैक कर रहा है हालांकि उस तो पे। कितना ही कंट्रोल्ड में है कुछ भी है, मैं सिखा रहा था, उसने बोला था सिखाने के लिए, बाकी बच्चों के लिए वो सेम नहीं है, बाकी बच्चों के ऊपर जो इंप्रेशन पड़ेगा वो तो गलत पड़ेगा ना। उसके लिए तो वो है कि भाई ये तो मार रहा है, सिंपल सी बात है, उनको टेक्निक का नाम नहीं पता है, कुछ नहीं पता, तो फेमिलियर नहीं है उन चीज़ों से।
और बुलिंग एक्चुअली में एक हद तक ना ठीक भी है ना, वो मौका देती है दूसरे बच्चे को स्ट्रांग बनने का, बिल्कुल टफ बनने बिल्कुल का। बिल्कुल सही और बात कह किसी रहे को हो कोई बुली ना करे तो देखो ना, किसी मैंने कमेंट पढ़ा था बहुत जबरदस्त था, ये जो ट्रांसजेंडर और ये मतलब जो भी चीजें चल रही हैं LGBTQ वगैरह, अब वो अपने आप को आइडेंटिफाई करती है एज अ कैट, म्याऊ म्याऊ कर रही हो लिटरली कोर्ट में खड़ी होके। तो नीचे कमेंट मैंने पढ़ा उसकी वीडियो के, नहीं ब्रिंग बैक बुलिंग। अगर इसको बचपन में किसी ने बुली किया होता ढंग से कि भाई तू इंसान है बेटा, बिल्ली नहीं है, या उसको मजाक उड़ाया होता, नहीं करती ये सब। उसको और ज्यादा उसको चढ़ाया गया, हाँ भाई तू जैसा होना चाहती है वैसी रहे, जैसा होना चाहती है वैसी रहे। तो उसके मन में ये आ गया, हाँ मैं जो भी करूँ वो सही है। अब लेकिन ऐसे नहीं हुई। तो ये आज की जनरेशन में ये आ गई ना गड़बड़, जो पहले क्वेश्चन था वो। बच्चे बड़े कमजोर कमजोर से, उनको किसी चीज से मतलब ही नहीं है। अपना हिले डुले अपना कर लिया, चश्मा लग रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के। फिर तो अब कमाल की बात देखो, कई जगह टीचर्स भी सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों को, माँ बाप भी सपोर्ट करते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे तो मैंने देखा नहीं, फॉरेन कंट्रीज में मेरे ख्याल से ज़्यादा चल रहा है, जो लोग बताते हैं। बहुत ज्यादा हो रहा है बात। तो अब माँ बाप भी नहीं मार सकते वहाँ पे बच्चों को, टीचर्स भी नहीं मार सकते बच्चों को। बहस क्या, अगर मेरे को टीचर नहीं मारते मैं 10वीं क्लास ही नहीं पास कर पाता। सिंपल सही बात है। मेरे टीचर ने मार मार के 33 नंबर का मैथ्स कराया था, 33 मार्क्स का, और आए मेरे 42। अच्छा वो और ज्यादा आगे। हाँ तो ज़्यादा अगली और चीज़ों में तो ठीक था मैं, लेकिन मैथ्स में बहुत वीक था। मारना काम आया उसका, ठीक है, जो तुम करवाना चाहते थे वो मैंने कर दिया। एक मारने दो तरीके से होते हैं, या तो वो इंसान किस तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है हमें कि हम ना गलत हो। जैसे अगर ये मेरे को मेरे पापा है, वो एटलीस्ट आप मेरे को कुछ समझा रहे हो कि बेटा इसको ना ऐसे करना है, अब मैं ये सोचा यार ये क्यों मेरे को समझा रहा है। आजकल के बच्चे ये मैं तो ज़्यादा समझदार हूँ, ये क्यों समझा रहा है। जो ज़्यादा समझदार बनते हैं फिर उनका हाल भी अलग ही होता है। मैंने ये चीज़ देखी है अपने से, जो दूसरे जो सीनियर जो जनरेशन होती है ना, मतलब जैसे मेरे जो बड़े हो गए, तो मैं उनको बेवकूफ़ ही समझूंगा ऐसे चलना। हर किसी को अपने माँ बाप बेवकूफ़ लगते हैं किसी ना किसी स्टेज पे। बोले क्या यार ये माँ बाप क्यों बोल बेवकूफ़ है रहे क्या, हैं? क्यों है यहाँ, हर किसी को लगते हैं ऐसे। लेकिन आजकल में ज़्यादा हो गया है, तो आजकल उनको बेवकूफ़ समझो कोई बात नहीं, अपने आप को भी इतना समझदार मत इतना समझो। मत समझो। हाँ तो ये इनके मन में है, हम जो कर रहे हैं वो सही है, समझदारी है वो, ये आज़ादी का ना दो गलत फ़ायदा गलत उठाना है। फायदा उठाते हैं। और फिर वो करते किसके लिए, बच्चों के लिए ही करते हैं। और नुकसान किनको होता है, अगर वो नहीं मानते तो बच्चों को ही होता है। आजकल कूल बनने के लिए भी MMA ज्वाइन कर लेते हैं बच्चे, लेकिन ज़्यादा दिन टिकते नहीं। ज़्यादा दिन टिकते नहीं है। और वो दूसरे दिन वो मैं क्रॉसन आया, एक्चुअली मेरे साथ और भी 2 बच्चे आए थे, 2-3 मतलब उस टाइम पे बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन करा था, अराउंड 6-7 बच्चों ने सेम डे पे मेरे। मैं भी गया, मैं फुल, मेरे को तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पहले से ही थी, मैं करवाओ जितनी मेहनत करवानी मैं कर रहा अच्छे से, बच्चा कर रहा उससे हो नहीं रहा है। मैंने पहले 2 दिन में पंचिस को एक्यूरेट थोड़ा सीख लिया, हाँ भाई कैसे कर सकते हैं, कर लिया। तीसरे दिन वो बंदा आया ही नहीं। मैं ये क्या हुआ, बच्चे छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। मैं ये बहुत टफ गेम होता है, तो वहाँ टिकना बहुत मुश्किल है। माइंडसेट चाहिए होता है तुम्हारा कि हाँ एक जिद होती है, अगर वो जिद नहीं है तुम में तो तुम कुछ नहीं कर सकते वहाँ पर। डेफिनेटली बहुत बहुत चीज़ें मैटर करती है। अब हमने क्या सोचा था, हमारे बीच में हम लोग जो काफ़ी पहले से कर रहे हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि बंदा आएगा BJJ में, ख़ास तौर पे बीच में एक सीन ये बन गया था कि यार नया बच्चा है, छोड़ो इसको, ज़्यादा रगड़ना नहीं है, इसको ज़्यादा पीटना वीटना नहीं है। लेकिन फिर माइंड डाइवर्ट हुआ, थोड़ा तो चेंज हुआ, जब ये चीज़ें देख देख के 2 दिन आते फिर चले जाते, फिर 3 दिन आते फिर चले जाते, तो इनको अब तुम इतना लाइटली लोगे तो फिर इनको लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं है इसमें। लेकिन इनको पहली बार रगड़ दोगे, मान लो 10 बच्चे आए हैं, उनमें से 5 को 6 को तुमने रगड़ दिया ना अच्छे से, उसमें से 3 जो वापस आएंगे, कुछ तो क्या आ रहे नहीं यार बहुत पिटाई होती मैं तो चला जाता हूँ। कुछ जो होंगे जिनको लगेगा कि हाँ यार लिटरली मैं, ये क्या हुआ मेरे साथ, वो फिर आते और वो कभी नहीं जाते। बहुत एग्जाम्पल है ऐसे, बहुत एग्जाम्पल जो 8 साल से 7 साल से 9 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैंने कईयों को देखा है। और उनको इतनी उनकी पिटाई हुई है ना जिसकी कोई हद नहीं। नए बच्चे हैं वो जैसे टैप करने में शर्माते हैं, तो उनको ईगो पे बात आ जाती है। तो ईगो भाई अपनी, अगर ये सीखना है तो ईगो अपने घर पे रख के आओ। MMA के बारे में अगर आपको कुछ शब्द में ऑडियंस को बताना हो, हमारे जिनको नहीं पता कि MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स क्या होता है। अगर MMA फाइटर बनना है तो आपको 2-3 चीज़ें जो बेसिक जो है हो ना, एक बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर इन द सेंस, जैसे कोई 1 या 2 मार्शल आर्ट मुझे आने चाहिए पहले से, ठीक है। अब जो जिसको कुछ नहीं आता उसके साथ बहुत मेहनत लगती है, और वो क्या पता कर भी पाते हैं कहीं नहीं कर पाते हैं। तो जिसने पहले से किया हो, अगर करना है मार्शल आर्ट, जैसे स्ट्राइकिंग के लिए कराटे किया, या फिर बॉक्सिंग किया, किक बॉक्सिंग किया, ग्रैपलिंग के लिए रेसलिंग, या फिर उसमें से चूज़ कर लिया जो BJJ वगैरह, साम्बो, जो भी
एक स्ट्राइकिंग के लिए और एक ग्रैपलिंग के लिए, 2 मार्शल आर्ट तैयार रखो अपने। फिर उतना ईजी नहीं और उतना मुश्किल नहीं होता फिर एंटर करना इसमें, क्योंकि फेमिलियर हो जाता है तब तक बंदा हर चीज़ से। तो एक स्ट्राइकिंग, एक ग्रैपलिंग का कोई भी मार्शल आर्ट करो। नहीं कुछ मिलता है अखाड़े में जाके रेसलिंग करो, और कुछ नहीं मिलता कहीं स्टेडियम में जाके बॉक्सिंग करो, या फिर सबसे बेस्ट रहेगा कोई MMA क्लब ज्वाइन करो। MMA फैसिलिटी जो कि अच्छी हो, जहाँ के कोचेज अच्छे हों, जो कि ये सिर्फ टाइकोंडो के नाम पे आपको MMA के नाम पे आपको टाइकोंडो सिखा के ना भेज दें। और ना ऐसा होता है कई बार, वो बोलते हैं आ जाओ MMA कराते हैं, वहाँ जाता हूँ MMA का नाम ही नहीं है। वो मैं सिर्फ कितने बीट जमा कर भीड़ लेते जमा कि तो करने आ के जाओ लिए आ बस जाओ आ जाओ, नाम रख दिया है कि नाम MMA रख कराते दिया हैं। MMA सिखा रहे हैं बस। तो क्रॉस ट्रेन करने से पहले मैंने किए थे 2-3 जगह मैंने ट्राई किया था, लेकिन एज अ मार्शल आर्टिस्ट मुझे पता था कि भाई ये सही नहीं है, मैं ये वो जेन्युइन बात नहीं है। लेकिन जब मैंने बताया, जो पहले दिन ही मेरे कोच ने जो पीटा मुझे एक तरीके से ना, बुरी तरीके से पीटा, बता रहा हूँ। कभी कोई सबमिशन लग रहा है, कभी कोई सबमिशन, तब दिमाग में आ गई बात, हाँ ये जेन्युइन है। कौन से मतलब आप कोच का नाम बताएंगे? कोच अभी वो पहले क्रॉस ट्रेन के साथ थे, अभी पता नहीं शायद उनका नाम है जहांगीर रजा, वो सबसे पहले बीजे कोच थे। उसके बाद अपने ये सिद्धार्थ सिंह है। कभी मतलब कभी जब फाइट आपने जब भी MMA वगैरह आपने स्टार्ट करा, तो कभी डर लगा था फैमिली के लिए कि अगर मेरे को कुछ हो गया था, जैसे मतलब मम्मी का मतलब क्या होगा इनका, अगर मेरी कोई बोन टूट गई या कुछ इंजरी हो गई तो ये क्या रिएक्शन होगा, कुछ डर लगा था कभी? ये बॉन्ड टूट गई तो फैमिली को दर्द क्या नाम दिक्कत तो मुझे होगी, बट फैमिली को फैमिली वो एक्चुअली वो बात हो जाती है ना कि फैमिली किस तरह से रिएक्ट करेगी उस चीज़। तो फैमिली को तो वैसे ही रिएक्ट करना, वो वैसे नहीं करने देते थे वो तो। अब मैं पीट के जाऊँ तो भी खुश, बिना पीटे जाऊँ तो ठीक है। मैं इतनी सीवियर इंजरी नहीं हुई, हाँ हो जाती है तो ऑब्वियसली यार वो तो दिक्कत है। लेकिन एक होता है बैकग्राउंड फैमिली का ना, तो मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर, मेरे भाई, इन्होंने कभी किसी चीज़ की कमी वैसे होने नहीं दी है मुझे फाइनेंशियली। बिल्कुल बिल्कुल। बताऊँ वही मेरे को दिक्कत नहीं हुई है कभी, और फ्यूचर में भी शायद वो होने ना देंगे। तो ऐसा एक वो होता है ना आपका फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट होता है, वो तो बिल्कुल मैं उस तरफ से बिल्कुल फ्री था कि हाँ मेरे को कुछ हो भी जाता है तो ठीक है, इतना है कि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली सबका चल जाएगा। तो मैं ये देखता हूँ इससे भी कुछ पैसे आ जाए तो। अब कमाल की बात ये है, तुम पैशन भी वही है, तुम्हें करना भी वही है, और कुछ आता भी नहीं है। हाँ, तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। मैं क्या करूँगा? मैं ट्रेन ही मार्शल आर्ट किया, तो मैं वही करूँगा। जिम में अगर कोई बंदा जाता है वो स्टैंड ट्रेनिंग वगैरह करता है, देखो वो धीरे धीरे वो कोच ही बन जाता है। वो फिर वो यार मैं जिम ही चलाऊँगा, तो उसको चीज़ पसंद आ जाती है, वो कोप अप कर लेता है उसके साथ, वो बढ़ जाता है ऐसे। तो उसने कहा जिम लेके चल, 10th क्लास में थे हम, नहीं सॉरी 11th क्लास में थे हम, जिम लेके चल। तो मैंने कहा चल। तो हम ग्रुप ने, जैसे तो आप लोग टीम हो सारी, तो सबने बना लिया मैच के, हाँ ये ज़्यादा बनता है, इसको वो करना है कुछ, ठीक है। तो मैंने चल ये कर, चल वो कर, उसको कई कई चीज़ें करा। कोच आएगा क्या करवा रहे हो यार, क्यों इसको मरवाओ? क्योंकि पहले दिन ज़्यादा डॉम्स होते हैं, अगले दिन बिल्कुल डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, तो डॉम्स होते, दर्द होता है बहुत भयंकर। और अगले दिन नेक्स्ट डे थे प्रिंसिपल के 2 पीरियड उसके केमिस्ट्री के, उसको इतना कराया, अगले दिन उसके हाथ ना उठे कि ये बढ़ जाता है। और गलत तरीके से कराओगे तो यहाँ मसल में पेन होता है, कई बार इनमें पेन हो जाता है अगर ठीक से ना कराओ तो मैं उसके लिए आधे आधे लगवा रहा हूँ जबरदस्ती यहाँ पे दर्द कराने के लिए। अगले दिन उसके हाथ ना उठे, क्लास में बैठा हुआ, एक तो वो पढ़ने में वैसे ही बहुत तेज था, तो वो आता है क्या नाम, प्रिंसिपल उधर लिख रहा है, वो चुपचाप बैठा हुआ है। कहता क्या हुआ, लिख क्यों नहीं रहे? कहता कि वहाँ गया था, क्या नाम सर, जिम गया था। दोनों कहता वैन में क्या लड़ने में तो पढ़ता। ओ ऐसा वो आज तक याद है जिम के नाम से, तो वही सीधी वो याद आती है। सर, आपका सबसे फेवरेट मूव क्या है? स्ट्राइक करना पसंद है, सबमिशन से बंदे को नहीं मारना? हाँ, मैंने बताया जो BJJ जो है ना, मेरे को सबसे बेस्ट लगा, सबमिशन सबसे बेस्ट है। और उसमें एक जैसे पंच किया तुमने, पंच किया तो नॉकआउट हो गया, ठीक है अच्छी बात है। लेकिन एक जब तुम सबमिशन लगाते हो तो वहाँ पे तुम्हें पता चल रहा होता है, फील आती रहती है, हाँ, इसकी सांस रुक रही है। हाँ सांस रुक रही है, और फिर वो टैप करेगा उसके ऊपर। जब वो हार मानेगा तो तुमने एक तरीके से हार मनवाई। जब तुमने पंच किया, नॉकआउट किया, तो ठीक है तुम जीत गए, वो बेहोश होगा गया वो। यहाँ पे हाँ तो टैप हाँ, वो करेगा, बंदा उसकी टैप जान करेगा। के लिए तो वो होता है कि वो भाई, मांग रहा है, कहता एक तरीके से वो बोल रहा है कि भीख चल मांग रहा छोड़, होता है। भीख नहीं मांग रहा होता है, इसलिए छोड़ चल ठीक है। तो मैं भी तो टैप करता हूँ, क्या मैं भीख मांग रहा उल्टा पड़ जाएगा नहीं। तो हाँ, तो टैप कराना किसी को बहुत वो है, मतलब इन कंपैरिजन टू नॉकआउट करना। नॉकआउट तो आप पंचेस कॉम्बो मार रहे हो, एक लग गया वो गया सीधा। ये बहुत टेक्निकल, मतलब चेस गेम टाइप। अब किसी का आर्म सीधा है, तुम्हारे हाथ में है, तुम उसको तोड़ सकते हो, लेकिन तुम होल्ड करते हो वहाँ पे,
इवन फाइट में कि टैप करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करता तुम और प्रेशर डालते हो, फिर टैप नहीं करेगा तुम और प्रेशर डालोगे, फिर वो टैप करेगा। ठीक है। आप अभी मतलब रिसेंटली अभी किसके साथ ट्रेनिंग करते हो, कौन सी टीम के साथ अपनी? रिसेंटली ट्रेनिंग मेरी पिछले 10-12 साल से सेम ही है। नए लोग आते हैं चले जाते हैं, फिर दूसरे लोग आ जाते हैं, लेकिन मेरी टीम सेम ही है। मेरी टीम है क्रॉस फाइट क्लब, और उसमें मेरे टीम मेट्स हैं सादिक, वो अभी पर्पल बेल्ट है, तरुण AK बीस्ट, तुम जानते हो शायद, पर्पल बेल्ट है। सिड तो है ही, सिद्धार्थ सर, जिनका वो तो वो अभी है रिसेंटली ब्लैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट उनको मिली है। नाइस, पहला ब्लैक बेल्ट इंडिया में जो जेन्युइनली मैं मानता हूँ वो है, क्योंकि उसने बंदे ने कम्पीट किया है भाई, वो फॉरेन कंट्री में जाके कम्पीट करता है। ऐसे लोग भी हैं ब्लैक बेल्ट जिन्होंने कम्पीट ही नहीं किया था और लाइफ में MMA अपनी। को शुरुआत मतलब वापस लाने वाले इंडिया में थोड़ा सा राइज करने वाले वही है, CFC को लाए, वो जो आई कहाँ, था ही नहीं कहीं पर भी उससे नहीं था। पहले MMA था ही नहीं। मैं बता रहा हूँ ना कि जब मैंने ढूंढा था अपने टाइम पे कि मेरे को करना है MMA, ये बता रहा हूँ मैं, बात 2010-11 की, 11-12 की। MMA था ही नहीं, लोग एडवर्टाइजमेंट कर देते हम MMA कराते हैं, लेकिन नहीं कराते थे वो MMA। रेसलिंग होती है नॉर्मल। रेसलिंग होती है या फिर वो टाइकोंडो कराटे वगैरह ये सब चीज़ें होती है, लेकिन नहीं MMA नहीं था। MMA ये बंदा लेके आया है। जब तो आपको दिखेगा BJJ का कोच अलग है, रेसलिंग का कोच अलग है, बॉक्सिंग का कोच अलग है, किक बॉक्सिंग का अलग है, मुआय थाई का अलग है। हर किसी के लिए नहीं, तो लोग क्या करेंगे पैसे बचाने के लिए, तो ठीक है एक ही कोच रख लेना, तो तू सिखा दे सब। अगर आज के टाइम पे अगर आप फाइटर नहीं होते, MMA फाइटर नहीं होते, तो BJJ प्लेयर नहीं होते, तो आप आज के टाइम पे क्या कर रहे होते? यार वो कुछ आता ही नहीं है, तो मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच होता, बस। इंटरेस्ट ही यही रहा है शुरू से, तो नहीं ऐसा कोई डॉक्टर इंजीनियर वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, मैं होता तो यही। तो फ्यूचर प्लान क्या है आपके? आपने फ्यूचर में क्या सोच रखा है आगे अभी, और क्या करना है? नहीं सोच, बिल्कुल नहीं सोचता फ्यूचर के बारे में, नहीं सोचता कभी भी क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरा जैसे चीज़ें चल रही हैं, मेरा मानना ये है जैसे चीज़ें चल रही है चलने दो उनको। कि इतना नहीं सोचा था कि मैंने प्रो फाइट करूँगा, मैं गया था सीखने के लिए अपने खुद के लिए, लेकिन सीखा हूँ तो प्रो फाइट भी करने को मिली, मैंने सोचा नहीं था। BJJ में पर्पल बेल्ट हो जाऊँगा, मैंने सोचा नहीं था, बस मेरे को गेम अच्छा लगता था, खेलने लगा। ADCC लड़ूंगा, कभी कुछ ऐसे करूँगा, मतलब मार्शल आर्ट के लिए इतने मतलब ज़्यादा इस वो तो लेवल नहीं, को पहुंच मतलब इसलिए कोई खास लेवल तो है नहीं वैसे, नहीं, लेकिन फिर जैसा भी जो भी आप है। बोल रहे हो बड़प्पन है आपका, लेकिन आपका लेवल अभी चलो टॉप ठीक पे है, है। वो यार तुम्हारे जैसे ही हैं जो भाई जो बोलते हैं सब चीज़ें, बाकी तो कोई नहीं बोलता है पैसे कितने मिलते हैं। मैंने कमा क्या रहा है, तो मेन बात तो ये, सही बात, यही मैं बात कहता हूँ है। इज्जत चाट। इज्जत तो आ रही है, पैसे तो नहीं आ रहे, लेकिन ठीक है जो भी है सही है। तो एक MMA फाइटर क्या क्या इनकम के सोर्स होते लेकिन हैं? अभी हाँ इनकम के सोर्स, अभी पहले क्या था, पहले इतना पॉपुलर नहीं था स्पोर्ट, पहले इतनी वो नहीं थी इसकी ना क्रेडिबिलिटी, अब बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। अब इसमें पैसा भी है, अगर आप ढंग से ट्रेन करते हो तो पैसा भी है और फेम भी है। एग्जाम्पल के लिए अंशुल है, उससे बड़ा एग्जाम्पल कोई है नहीं आज के डेट। बिल्कुल। पहले भी UFC फाइटर गए, हारे हुए भी, लेकिन जो भी है, लेकिन सही से रिप्रेजेंट जो किया, 2 राउंड उसने क्या खेला है, वो जो मारा है उसको, पहला UFC फाइटर इंडिया का। जिसने धोया है लोग पकड़ सोच रहे के। क्या इंडिया में भी इतना टैलेंट है। और अभी MFN के जो फाइटर्स हैं, संजीत बुधवर मैं क्या नाम, वैसे ही बहुत फैन हूँ उसका जो स्ट्राइकिंग है इसलिए। और आपका और MFN के बहुत प्रोडिजी, श्यामानंद। श्यामानंद, हाँ ऑब्वियसली श्यामानंद हो गया ये आपका। और ये अब तैयार हो रहे हैं, आज से आप देखोगे। आज से 5 साल बाद अंशुल को बोलता है कि हाँ भाई मेरे को 3 साल बाद देखना, 3 तुम 4 साल बाद देखना, बिल्कुल। तो वो वहाँ सोच रहे हैं। अब इनको सोचे, वो अंशुल से भी छोटे हैं मेरे ख्याल से फाइटर ना, छोटे अभी हैं एज अभी, में भी और एज वैसे में भी भी छोटे। एक्सपीरियंस में भी। जब ये मैच्योर होते जाएंगे धीरे धीरे, मतलब लेवल इनका बहुत बढ़ने वाला है। बहुत बढ़ने वाला है। और इंडिया राइज हो रहा है जिस हिसाब से पहले इंडिया को हर गेम में, कॉमनवेल्थ गेम में नहीं हो रहा था, आज के टाइम पे हर जगह फोड़ रहा है इंडिया। हाँ नीरज चोपड़ा सबसे बेस्ट है। तो ठीक है, आगा इसका भी टाइम आएगा धीरे धीरे MMA का भी। का भी कभी किसी अपोनेंट को देख के लगा है कि यार ये सामने, कभी वो हुआ है कि केज में तो अंदर चले गए, देख के कि यार ये थोड़ा तगड़ा सा लग रहा है कुछ, हाँ वो हो डेफिनेटली सकता ऐसा है? होता है। ये एक्चुअली भी इतनी बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। ये एक है, इसको लेके क्या बोलते हैं हम लोग इसको, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। किसी भी गेम में आती है। अब मैं बोलूँ कि आजा चितार चल बैट लगाते हैं, 100 मीटर की रेस लगाते हैं, जो जीतेगा, और ये जो भी है बैट लगा ली हमने, जैसे हम खड़े होंगे वो आएगा, और ये यार
वो ठीक है एंजाइटी, लेकिन जैसे वो पहला पंच थ्रो होता है या पहली किक थ्रो होती है, जैसी कोलाइड हाँ स्टार्ट होता है, फिर वो खत्म हो जाता है, फिर नहीं। कई बार तुम देखोगे फाइटर्स के इंटरव्यू, वो पूछेंगे आपने ये क्या हो गया, कितना बढ़िया क्या हो गया, मेरे को याद नहीं कुछ भी क्या किया मैंने, वो पता नहीं रिफ्लेक्सेस क्या तेज हुआ होगा। था। हाँ तो ऐसा होता है कई बार, बिल्कुल बिल्कुल। खासतौर पे बॉबी लोडर का मैंने इंटरव्यू देखा तो नहीं पता मैंने क्या किया, लेकिन ठीक है खेल रहा था वहाँ पे। जैसे आजकल के बच्चे होते हैं वो ना वो एमएमए ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के साथ ना उनको ये ये आज लगे बेवकूफ़ है, आते से ज़्यादा फील्ड फाइट, बनने के लिए हाँ ज़्यादा फाइट जल्दी से, फाइट कब होगी, मेरी फाइट कब होगी, मैं फाइट कब करूँगा, मेरी फाइट कब आनी, और वो चले भी जाते हैं कि हाँ भाई नाम लिखवा दिया और रिंग में चले गए और मुंह हाथ पैर तुड़वा के आ गए। तो कोई नहीं, वो तो ठीक है, एक्सपीरियंस तो मिला कम से कम, उसमें गया तो वो रिंग के अंदर। दिक्कत तब होती है जब तुम करना चाहते हो उसको, और फिर तुम जबरदस्ती कूल बनने के लिए कर तो देते हो, साइन अप कर देते हो सब कुछ, लेकिन वहाँ जाते ही नहीं हो। क्या देखो पुल आउट कर लेते हैं कई लोग, खासतौर पर न्यू कमर्स को पुल आउट कर लेते हैं। जो फाइटर्स होंगे जो कई बार, वो जैसे अंशुल एग्जाम्पल के लिए, वेट उसके ओपोनेंट ने मिस किया, बिल्कुल। उसने क्या कहा, लड़ने आए लड़ेंगे, तो लड़ा वहाँ पे। अब वेट मिस किया, वो आखिरी का 1-1.5 किलो जो होता है वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है, बिल्कुल बिल्कुल। उससे रिकवर करना बहुत ईजी होता है। तो अंशुल को रिकवरी नहीं मिली पूरी, उसको रिकवरी पूरी मिली, इसलिए यूएफसी ने शायद उसको अभी हटा दिया है माइक ब्रीडन को। और एक्सपीरियंस भी थोड़ा बोलता है कि उन्हें 4-5 फाइट कर रखी थी ऑलरेडी यूएफसी में, वो भी होती है एक चीज़। एक्सपीरियंस है, लेकिन हाँ, लेकिन बहुत डिफरेंट ब्रीड है वो। ब्रीडन ठीक है वेट नहीं कर पाया, लेकिन वो ऐसा नहीं है अगर वो फाइट उसकी लॉस में है तो वो बेकार फाइटर है, तभी वो यूएफसी में है। बहुत तगड़ा फाइटर है वो और बहुत स्ट्रॉन्ग है। और वो एंड में उसने थोड़ी अपनी चीज़ें भी वो चिढ़ाने लग गया, वो बोलने लग गया, तो वो और थोड़ा सा वो लेफ्ट राइट हो गए कि ये थोड़ी चीज़ हो जाती है हाँ ये होता है फाइट कि में। तो इसको पता नहीं क्या बोलेंगे, एड्रेनलिन डंप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या अंशुल के साथ क्या हुआ ये तो पता नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में, पता नहीं मेरे को, इवन उसको भी नहीं पता होगा, मैं सच बोलूँ तो। क्योंकि कई बार बड़े स्टेज पे ऐसा होता है, कई बार तुम दिमाग में कुछ चल रहा होता है, दिमाग आगे निकल गया लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही है, ऐसा होता है। मैं सोचता हूँ कि मैं हाँ अब ये मेरे को करेगा तो मैं काउंटर करूँगा, मैं पंच मारूंगा, दिमाग में चल रहा है लेकिन मैं बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है उस टाइम पे, और ना वो थका ना कुछ। चलो ठीक है, वो अपना अगर अभी किसी बच्चे को एमएमए फाइटर बनना है तो उसे क्या मतलब जिम विम ज्वाइन करना है, या बच्चे पूछते हैं ना कि मैं कहाँ क्या करूँ, जाके क्या करूँ, सबसे पहला चीज़ क्या करूँ, ज्वाइन कर लूँ कहीं पर, कहाँ जाना पड़ेगा, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है बच्चे को ना। आजकल तो किड्स के भी होते हैं मार्शल आर्ट टूर्नामेंट, तो सबसे पहले एकेडमी ज्वाइन करो कोई भी, जाके जो एमेच्योर कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें कम्पीट करो, अपना लेवल पता चलता है। उस टाइम पे हमारे टाइम पे तो होते नहीं थे अब, लेकिन आजकल बहुत होते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चों के भी होते हैं। उस पर जाके अपना लेवल पता करो, पता चलता है लेवल किस पे हो कहाँ पे हो। तो जितना एक्सपोजर आप रखोगे, जितना मिलेगा आपको, आप जितना कम्पीट करोगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। आप फॉरेन फाइटर्स देखो, फॉरेन फाइटर्स क्या करते हैं, वो 20 एमेच्योर 21 एमेच्योर फाइट्स, 10 कम से कम। हमारे यहाँ क्या होता है 2 एमेच्योर नेक्स्ट प्रो। मेरे टाइम पे मैंने 1 एमेच्योर खेली थी नेक्स्ट प्रो। तो उस टाइम पे इतना एक्सपोजर नहीं मिलता था हमें, कम्पीट करने को नहीं मिलता था। लेकिन आजकल इतने डिफरेंट वो हैं, क्या नाम, अब तो हर 2-3 महीने में टूर्नामेंट, हर 2-3 महीने में। इवन जो क्या नाम ये अपने पुराने फाइटर्स हैं जो इसके MFN के और दूसरे प्रमोशन के, उन्होंने जैसे बाबाजी चौधरी, उसने अपना शुरू किया BFC बिडान फाइटिंग चैंपियनशिप। एमेच्योर करो, वहाँ पे जाके करो, प्रो भी करो अगर तुम्हें वो है तो। और अलग अलग हीरो या कोई बहुत सारे हैं अब वो है, लोग अभी क्या नाम कर सकते हैं, पहले इतना वो नहीं था, लेकिन अभी काफ़ी, अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत सही है। और वो सोचेगा आगे 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद करूँगा, जब पीक पे आ जाएगा तो फिर नहीं, क्योंकि उसी हिसाब से इनका स्टैंडर्ड भी बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से आपको ओपोनेंट भी मिलेंगे। आपके कोई गोल्डन टाइम रहा है कि कोई पीक टाइम जो अभी था कि मैं तो सबको आज तक हारा नहीं, जब आप चलते रहे हो बिल्कुल ही नहीं ऐसा एक भी कुछ फाइट ना हारी हो? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, अभी जैसे MFN ने क्या, प्रमोशन ही कितनी होती थी, बहुत कम, एक ही प्रमोशन होती थी उस टाइम पे, उसी में आपको जाना है। और उसमें जो प्रमोशन के जो वो है मेन जो हेड्स, वही डिसाइड करते किसको फाइट देनी, किसको क्या करना क्या नहीं करना। पहली फाइट जीता, उसके बाद दूसरी फाइट मिली इमीडिएटली 15 दिन बाद ही, यहाँ दूसरी फाइट करो। तो मेरे शोल्डर में कुछ इंजरी थी, लेकिन ठीक है मैंने वो फाइट ली। तो
वो मैं लॉस में चला गया फाइट। उसके बाद मेरे को सिर्फ सीधे 2 साल का ब्रेक। 2 साल तक क्या करेगा फाइटर? यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना। देखिए ये कोई जॉब नहीं है कि आपको फाइट करने की या ट्रेनिंग करने के पैसे मिल रहे हैं। अब वहाँ पे 2 साल में क्या करूँगा? या तो आपको पैसा इतना दिया जाए कि हाँ ठीक है आपकी ट्रेनिंग भी, कैंप भी, या जो भी कर रहे हो आप उसमें कवर अप हो जाए। या तो नहीं मिलता गवर्नमेंट इतना। आपका खर्चा उठा रही हो। हाँ गवर्नमेंट क्यों उठाएगी लेकिन हाँ, ठीक है कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। लेकिन MFN में अभी फिलहाल मेरे हिसाब से सपोर्ट काफ़ी मिलता है। वो लोग भेजते भी हैं अपने फाइटर जिनको लगता है कि हाँ टैलेंट है इनमें, उसको सोमो फाइट क्लब भेजते हैं या कहीं भेजते हैं, स्पॉन्सर करते हैं फाइटर्स को। जैसे रशिया में है, वहाँ की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है उनको। हाँ डेफो वो बहुत ज़्यादा ऐसा सपोर्ट यहाँ पे इंडियन फाइटर्स को मिले। मैं बता रहा हूँ, मैं 10 नाम अभी गिनवा दूंगा, लेकिन मैं उनका कॉन्फिडेंस ना बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना चाह रहा कि वो छोड़ ही दे। वो भाई उसने ऐसे बोला कि मैं तो टॉप हूँ, तो वो नहीं चाह रहा। लेकिन है यहाँ पे टैलेंट बहुत है। तो सर जो नॉर्मल जनता है, जो बच्चे आजकल के नॉर्मल जनता है, MMA नहीं करते या कुछ नहीं करते, तो उनको ये होता है कि अगर मैं नहीं कर रहा, कुछ भी स्पोर्ट्स नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो मैं ऐसा क्या डाइट लूँ जिससे मैं हेल्दी रहूँ, कोई दिक्कत ना हो। तो आप एक कोच भी है, डाइट एंड कंडीशनिंग कोच भी हैं, तो आप उनको बता सकते हैं व्यूअर्स को। नहीं डाइट किसी किस्म की जो डाइट है उसको तो मैं सिरे से नकारता हूँ कि नहीं फॉलो करनी चाहिए कोई भी डाइट, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक काम नहीं करती। बजाय आपको वेट लॉस करना है या आपको बॉडी को शेप में लाना है, कुछ भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे बेस्ट जो काम करती है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। 16 आवर्स या 24 आवर्स। 24 आवर्स वीक में 2 दिन ऑल्टरनेट डे, 16 आवर्स आपको डेली करनी पड़ेगी। उसमें आपका 16 आवर्स में होता है आपका 8 आवर्स फीडिंग विंडो और 16 आवर्स आपका। तो उससे होता क्या है कि आपका लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं फास्टिंग को, लेकिन जितने भी रिसर्च जो हुई है ना उनमें पाया ये जाता है कि जब आप फास्ट पे हो, आपका जो ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना वो एक पीक पे जाता है। जैसे 16 आवर्स में वो थोड़ा सा ऊपर तक जाता है, लेकिन जैसे वो फास्टिंग बढ़ती जाती है 18, 19, 20, 24, वो अपने टॉप पे होता है उस टाइम पे। बॉडी सर्वाइवल मोड में है तो टेस्टोस्टेरोन ग्रोथ हार्मोन पीक पे जाते हैं, और बॉडी फैट जो है कम से ज़्यादातर उसको लेती है क्या नाम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और एक तरीके से आपका कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन भी आ जाता है। सपोज मैं आपको बोलूँ कि डाइट में से ये चीज़ें काट दो, वो चीज़ें काट दो, तो वो नहीं काम करेंगी, क्योंकि आप खाओगे आपका डाइट वही है। आप रोटी खाई, इंसुलिन स्पाइक हुआ, 2 घंटे बाद फिर से भूख लगी, कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। और भूख और प्यास में डिफ्रेंशिएट करना भी कई लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो डाइटिंग का ये आप 1 महीना कर लोगे, उसके बाद फिर वापस वहीं आ जाओगे, नहीं कर पाएगा। मैंने एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी टाइम से, जितने भी क्लाइंट्स हैं डाइट किसी को दी है कोई नहीं फॉलो कर पाया, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग हर कोई कर पाया, इवन मैं खुद करता हूँ। तो 24 आवर्स वीक में 2 दिन जिसमें कुछ नहीं खाना होता ऑल्टरनेट डे, और 16 आवर्स वीक में मतलब 7 डेज, ये आप फॉलो कर सकते हैं। ईजी टू फॉलो है। आप कैलोरी का रेस्ट्रिक्शन देखो। वेट लॉस क्या है? वेट लॉस है कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन। कैलोरी फैट क्या है? जो एक्सेस कैलोरीज हमने कंज्यूम की है वही है, ठीक है। तो कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन कैसे लाया जाए? सपोज आप एक 2000 कैलोरी रोज लेते हो, 500 कैलोरी आपने क्या नाम एक छोड़ दी, एक मील स्किप करके। डाइटिशियन हालांकि इसमें वो अपनी लॉजिक घुसाते हैं कुछ भी, लेकिन ऐसा है नहीं कि आपका लेप्टिन रिलीज होगा बॉडी में या कोई ऐसे हार्मोन्स रिलीज होंगे और आपका फैट ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो वो पिक्चर किसका पोर्ट्रे करते हैं? वो साउथ अफ्रीका में जो किड्स या बड़े जो भूखे जो रहते, तो उनके स्टमक जो आप देखोगे ना बाहर की तरफ होता है, लेकिन बाकी बॉडी पतली रहती है। तो वो ये लॉजिक लगाते हैं कि ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। वो उनको खाने को ही कुछ नहीं मिल रहा है कभी। आपके पास जगह जगह दुनिया भर की चीज़ें हैं और हम ज़रूरत से ज़्यादा ही खाते हैं हमेशा। तो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी रेस्ट मिलता है, और फिर आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाते हैं। कैलोरीज बर्न करने के साथ साथ जो ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन सबसे ज़्यादा आपकी क्या नाम कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करते हैं और मसल मास बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ से आपको फ़ायदा मिलता है इस चीज़ का। दूसरा है, मैं अब एक छोटा सा सवाल ये करता हूँ कि जैसे आप 2000 कैलोरी लेते हैं, ठीक है, आपने 500 उसमें से कट कर दी, ठीक है, रोज़ आप 500 कट करते जा रहे हो, तो एक वीक में कितना हो गया उसका? 7 पंजे 35, तो 3500 कैलोरीज का बनता है कितना? 1 पाउंड ऑफ फैट।
अगर आप 3500 कैलोरीज खाते तो 1 पाउंड ऑफ फैट बनता है उसका। अब आप लेते हो 2000 कैलोरी रोज, वहाँ पे आपने ली, जिस दिन 24 घंटे का फास्ट है आपका, उस दिन आपने कितनी ली कैलोरी? 0, क्योंकि हमने जीरो कुछ नहीं, खाया नहीं। रात को तो डिनर करोगे 24 घंटे बाद। उस दिन आपने ली 500, पूरे दिन में कितना डेफिशिएट हुआ? 1500 कैलोरीज का। एक दिन और फास्ट किया, उस दिन कितना डेफिशिएट हुआ? 1500 और 1500 कितने हुई? 3000। 3000 कैलोरी का डेफिशिएट वहाँ आ गया। अब एक तो है आपने पूरा वीक फास्ट किया, जब आपको 1 पाउंड ऑफ फैट के बराबर आपको कैलोरीज वो किया आपने बर्न, या फिर अपने डाइट से निकाल दी। एक आपने 2 दिन किया बस, और उसमें ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हाई गए, पीक पे थे अपनी, उसका फ़ायदा अलग मिला। तो 24 आवर्स इसीलिए मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ। 1 पाउंड ऑफ फैट 3500 कैलोरीज, 2 दिन में 2 दिन फास्ट करके भी कम कर सकते हो, 7 दिन फास्ट करके भी कम कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट तरीका है, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है ऑल ओवर फिटनेस के तरीके से। इस मैं भी ट्राई करूँगा, नहीं बिल्कुल। करना चाहिए बिल्कुल। और इसका शुरू के दिन मैं बताता हूँ, शुरू के दिन में फ़र्क पड़ता है इसका। बस पहले दिन आपको मुश्किल लगेगा। 24 आवर्स जो मैं बता रहा हूँ, 16 आवर्स तो कोई भी कर लेता है। 16 आवर्स ना हर किसी के रूटीन में सूट हो जाता है। मतलब जैसे कि अब रात को सोए 10 बजे, मेरे को खाना है सुबह क्या 16 घंटे बाद, रात सीधा लंच करना है, ठीक है, सो गया। अब मैं उठा ही 1 बजे हूँ, मैं जाके लंच कर लूँगा 2 बजे, या फिर जिम विम करना है, जो भी एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट करना। तो ये सबकी लाइफ में सूट करता है जो 16 आवर्स है। लेकिन 24 आवर 24 आवर्स के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। उसमें क्या है, नहीं खाना, सिर्फ पानी पीना है। लेकिन कई लोग हैं जिनको क्या नाम, मेन कंसेप्ट ये है कि आपको 24 आवर्स वाले फास्ट में कैलोरीज इंटेक नहीं करना है 24 आवर्स तक। लेकिन आजकल दुनिया भर की चीज़ें चली हुई है। आप कॉफ़ी पी सकते हो आपको शुगर फ्री के साथ। हालांकि ये एक अलग टॉपिक होगा कि उसमें एस्पार्टेम होता है, किसी में ये होता है, कुछ होता है, किसी में कुछ होता है, मेमोरी लॉस होगा, शुगर ये है, पता है, कैफीन हर है, चीज़ों को बहुत बड़ा सारी चढ़ा के बोलते चीज़ें। हैं लोग, पर खासतौर पे सोशल मीडिया पे। तो लेकिन 1-2 दिन से कोई, मेरे हिसाब से तो कोई नुकसान नहीं होता। तो कॉफ़ी आप ले सकते हो, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ेगी। पानी आप पी सकते हो, धीरे धीरे आदत पड़ेगी। तो सबसे इजीली आप जो लाइफ लॉन्ग जिसको मेंटेन कर सकते हो वो है फास्टिंग। नॉट इवन 16 आवर्स फास्टिंग, 24 आवर्स फास्टिंग, ऑल्टरनेट डे। तो आजकल जैसे किसी के पास पैसे नहीं है जिम जाने के, या नहीं हो पा रहा है, बहुत दूर है जिम, या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कुछ आप एक्सरसाइज बताओगे कि वो घर पे कर सकते हैं जिससे वो फिट रहे? एक्सरसाइज कर सकते हैं घर पे, लेकिन ट्रेनिंग नहीं। ट्रेनिंग और एक्सरसाइज में बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जिससे अपनी वो फिटनेस पे ध्यान, मतलब फिट रहें, वो कुछ ऐसी एक्सरसाइज। दुनिया भर की चीज़ है। बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करो, आप जाओ। और बॉडी वेट एक्सरसाइजेस से रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है, तो सॉरी ईजी होता है बॉडी वेट एक्सरसाइजेस से रिकवर करना। आप क्या करते हो, आप जाते हो सुबह रनिंग करते हो, मैं बता रहा हूँ जो एक्सरसाइज करना चाहते हो उनके लिए, रनिंग करते हो या स्किपिंग करते हो या जॉगिंग करते हो, कुछ भी करते हो। उसके बाद बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, पुशअप मार लिए, पुलअप कर लिया। अगर कोई आपके पार्क में कोई पुलअप बार वगैरह कहीं लगे रहते हैं आजकल हर जगह है, और उन मशीनों को नहीं वो करना उसमें इंक्लूड, बॉडी वेट एक्सरसाइज में। जो आजकल पार्कों में नहीं लगा देते हाँ, एनसीडी वो वगैरह वाले, हाँ हाँ, बिल्कुल। वो अपने आप ही चलती रहती है। उसको ऐसे करके छोड़ दो, अपने आप ही चलती रहती। बहुतों के भी वीडियो बनाए कई लोगों ने उसको बहुत सारे तो वायरल। वो चीज़ चलती रहती है। तो ये सबसे बेस्ट है। आप डेली कर सकते हो बॉडी वेट एक्सरसाइजेज। लेकिन जो जिम जाता होगा ना, हैवी लिफ्टिंग करता होगा हैवी, तो उसके लिए डेली का नहीं है, वो थक जाता है। वो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है हैवी लिफ्टिंग का, इन कंपैरिजन टू बॉडी वेट ट्रेनिंग। बॉडी वेट ट्रेनिंग आप रोज़ कर सकते हो, आपको थकान नहीं होगी, रिकवर भी अच्छे से कर पाओगे, कैलोरीज भी बर्न कर पाओगे। साथ में 24 आवर्स फास्टिंग अगर आप कर लेते हो ऑल्टरनेट डे, वीक में 2 बार, बस इतना ही है। कुछ ज़्यादा वो नहीं है। और हर किसी को पता होता है उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं। मैं जितने भी क्रू के मेंबर यहाँ बैठे हैं, इनमें एक भी नहीं है जिनको ये मालूम होगा, इनके सामने मैं चीज़ रखूँगा कोई कि ये चीज़ खाने की है क्या नहीं, ये फटाफट ये बता देंगे नहीं यार ये अच्छी नहीं है सेहत के लिए। हर किसी को मालूम होता है, लेकिन हर किसी को चाहिए क्या, मैजिक पिल। मेरे को कुछ करना ना पड़े, खा ये भी लूँ खा वो भी लूँ, बिल्कुल, सबका लेकिन ये करना होता ना, है, नहीं ऐसे नहीं सकता। और सबको अल्टरनेट तो चाहिए, जैसे उसका कुछ और दिखा दो। हाँ, तो नहीं तो ऐसे नहीं। फिर उसके रिवॉर्ड्स भी तो नहीं होते, रिवॉर्ड्स भी तो बहुत कम है। तुम फास्टिंग करते हो 24 घंटे, उसके रिवॉर्ड मिलते हैं तुम्हें, हाँ, लेकिन उसका रिवॉर्ड ऐसे नहीं मिलता कि आप 24 घंटे फास्ट किया तो रात को जो मर्जी खाओ, ऐसा नहीं होता। नॉर्मल डिनर जो आप करते हो वही करो। और एक और चीज़ है जो हम करते हैं, क्या नाम आपका, उसमें जो जैसे वो नहीं बना देते, क्या नाम, मूंगफली का तेल निकाल लिया, हाँ। सरसों का तेल बना दिया तेल किसी का, निकाल लिया। जैसे क्या बोलते हैं उस फॉर्म को, क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोसेस्ड।
जितनी ज़्यादा चीज़ प्रोसेस्ड होगी डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मुंह से शुरू हो जाता है, जब आप लेते हो खाना शुरू बातें। करते हो वहाँ से शुरू हो जाता है। लेकिन जो काम जैसे फ्रूट जूस और एप्पल खाने में कई लोगों के लिए कोई फ़र्क ही नहीं है, लेकिन बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ्रूट खाओगे आप, चबाओगे उसको, वो करो, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जाएगा। लेकिन जो काम डाइजेस्टिव सिस्टम को करना है वो आपने जूस निकाल के पहले ही कर दिया है, तो उसका क्या करेगा वो उसका आपका इंसुलिन स्पाइक करेगा। इंसुलिन स्पाइक होगा तो इंसुलिन को हम कंसिडर करते हैं एज अ स्टोरेज हार्मोन। जो भी उसके बाद खाओगे ना, आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी आप खाओगे क्योंकि भूख लगी है। क्यों लगी है भूख? क्योंकि इंसुलिन स्पाइक हुआ है। क्योंकि आपने जो सॉलिड खाना था वो लिक्विड में आपने लिक्विड में कंज्यूम कर लिया। डेफिनेटली। फिर आप और खाओगे, क्या होगा? अबे मैंने तो कोई गलती नहीं की, मेरे को तो भूख लगी तो मैंने खाया। डेफिनेट सबसे बढ़िया तरीका यही है फिट रहने का। जब आपको भूख लगे जब खाओ, जब आपको प्यास लगे जब पानी पियो। लेकिन मैं चीज़ें ऐसी कर रहा हूँ कि मैं कुछ बर्फ़ी खा लूँगा, मैं कुछ मीठा कुछ भी खा लूँगा, XYZ चॉकलेट खा लूँगा, भूख लगेगी मेरे को थोड़ी देर बाद। तो पैकेट वाले जूस ला के रख लेते हैं उनको, वो होता है कि जाके पीने से वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है या कुछ एक्सेसिबल है चीज़ें, और कुछ नहीं। तो ये मेन है कि अब इन चीज़ों से बचो। प्रोसेस्ड, पैक्ड, प्रिजर्वेटिव आ गया वो तीसरा पी जो मैं भूल गया था वो है प्रोसेस्ड। अब कई लोग ऐसी चीज़ें बोलते हैं यार भाई पनीर हम खाएंगे वो भी तो प्रोसेस्ड है। ठीक है, वो नेचुरली प्रोसेस्ड है, तुमने वैसे किया, उसमें हमने केमिकल्स उसमें नहीं कुछ डाले हाँ तुमने, कोई डाला नहीं अलग से। थोड़ा वो विनेगर डालोगे या फिर नींबू डालोगे वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन इतने केमिकल्स नहीं है उसमें, और सॉलिड फॉर्म में ही खाओगे उसको। ये चीज़ें हैं जो मतलब बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। ये दादी को भी पता होती है, दादा को भी, बाप को भी, हर किसी को पता होती हैं चीज़ें, लेकिन जो बच्चे हैं वे नहीं मानते इन चीज़ों को। तो सर आपको कैसा लगा ये पूरी जो पॉडकास्ट की हमारी कॉन्वर्सेशन थी? नहीं, अच्छा लगा, नाइस, बहुत बढ़िया सेटअप और बहुत सही, अच्छे से क्वेश्चन थोड़े बेवकूफ़ी वाले थे, थोड़े अच्छे थे, लेकिन ठीक है जो भी था मज़ा आया बात करके। और ऐसी बातें और भी होनी चाहिए, आपको और बुलाना चाहिए लोगों को यहाँ पे। जैसे मैं अभी मतलब मेरे को नहीं लगता कि मैं, ठीक है आपको बुलाना चाहिए फाइटर्स जैसे अंशुल जुबली, नेक्स्ट सीजन में कमिंग बिल्कुल, फाइटर्स। हाँ नेक्स्ट सीजन में बिल्कुल बुलाएंगे। हाँ, तो ऐसे लोग आने चाहिए। और ये चीज़ें स्कैम एक फैला हुआ है, ये ऐसे ही निकलेगा। फॉरेन कंट्रीज में क्या है, पॉडकास्ट में जाके सब लोग बता देते हैं अपनी सब चीज़ें। वैसे अब जनता को भी सच पता लगेगा कि क्या है इसके पीछे। तो ये अच्छी इनिशिएटिव बहुत अच्छा लिया है, लेकिन किसको बुलाते हो, कैसे बुलाते, मतलब वो डिपेंड नहीं। आप ऑडियंस को कुछ बोलना चाहोगे हमारी कि आज मैं आया था चितास के साथ इस पॉडकास्ट में, तो हमारा बहुत अच्छा रहा। हमने टॉपिक डिस्कस किए MMA के बारे में, और हमने टॉपिक डिस्कस किए फिटनेस के बारे में भी, और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के बारे में। तो दोस्तों बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अब देखिए ये, और इसका आउटकम आप ही बता सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी हो। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है वो है अवेयरनेस फैलाने का MMA को और फिटनेस को लेके। फिलहाल इस पॉडकास्ट के लिए आगे देखेंगे और चितास क्या क्या करते हैं। तो थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय।